नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पर हमारी खास सीरीज पराक्रम के 50 साल। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत का परचम फहराया और अब तक के इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर की विजय गाथा लिखी। ये सिर्फ एक मुल्क की दूसरे मुल्क पर जीत नहीं थी, ये जीत थी मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाले शासन के ऊपर लोकतंत्र की। इस जीत ने भारत को दुनिया के मानचित्र पर उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया जो इंसानियत की रक्षा के लिए अपना तन, मन और धन झोंकने का हौसला रखते हैं। इस जीत ने दक्षिण एशिया का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल दिया। इस जीत ने बांग्लादेश को अलग राष्ट्र तो बनाया ही, पाकिस्तान की राजनीति भी बदल गई। जनरल याहिया खान के मिलिट्री शासन का अंत इसी जीत के साथ हुआ। पराक्रम के 50 साल के आज के एपिसोड में दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर की दास्तां और कहानी, पाकिस्तान के विभाजन के बाद की राजनीति की। पचास साल पहले यही वक्त रहा होगा जब अमेरिका में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एहसास हो गया कि अब पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के साथ मिलकर भुट्टो ने कई दांव खेले, लेकिन कोई दांव काम नहीं आया। चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाया। 14 दिसंबर की पूरी रात भुट्टो ने एक आखिरी प्लान बनाया। सुबह होते ही वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पहुंच गए। भारत की सेनाओं को पीछे हटाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी और सोवियत संघ की मित्रता के आगे प्रस्ताव खारिज हो गया। सोवियत संघ ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। भुट्टो की आंखों में आंसू थे। 16 दिसंबर 1971 के न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अपने चेंबर के आगे भुट्टो चिल्ला रहे थे, आई हेट दिस बॉडी, आई डोंट वांट टू सी देयर फेसेस अगेन। भुट्टो के ये शब्द पाकिस्तान की हार को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। Do not come back. It is document of surrender. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग किए जाने की भारत की कोशिशों का विरोध कर रहे थे। कश्मीर मुद्दे को उठाकर अपने मुल्क को टूटने से बचाने का आखिरी दांव चल रहे थे। बौखलाहट में भुट्टो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ पक्षपात हो रहा है। You want to silence us by guns, silence our voices by arms. So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had left us a margin of hope, we might have been a party to some settlement. सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम की आखिरी कोशिश भी बेकार जाते देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने गुस्से में प्रस्ताव की कॉपी ही फाड़ दी। I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. सुरक्षा परिषद की मीटिंग से निकलने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ना बेहतर समझा।
तब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझ में आ चुका था कि अब पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। कि स्याही बिल्ली खंबा नोचे। भुट्टो साहब के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था। यूएन में उनको मानी नहीं गई बात। देश के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक नया देश का पैदा हो चुका है, बांग्लादेश की जन्म हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या था, भुट्टो साहब क्या कर सकते, गिड़गिड़ाए, काफी किए। इस्लामाबाद में बैठे राष्ट्रपति याह्या खान की अमेरिका से आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उन्हें चिंता थी तो पूर्वी पाकिस्तान में मोर्चे पर फंसे अपने अफसरों और जवानों की। लास्ट बुलेट तक लड़ने का दावा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी भी जनरल मानेकशॉ के सरेंडर के प्रस्ताव पर विचार करने लगे। जनरल नियाजी और मानेकशॉ की उम्र में महज 1 साल का फासला था। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मानेकशॉ और नियाजी दोनों बर्मा मोर्चे पर एक साथ लड़ चुके थे, लेकिन अब दोनों दुश्मन देशों के जनरल के तौर पर आमने सामने थे। मानेकशॉ एक प्रोफेशनल फौजी थे। वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून खराबा हो। वो बार बार जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण की अपील कर रहे थे। रेडियो के जरिए भी जनरल नियाजी से सरेंडर की अपील की जा रही थी। जगह जगह उर्दू, पश्तो और बलोच भाषाओं में लिखे पर्चे गिराए जा रहे थे। वैसे जनरल नियाजी 7 दिसंबर को ही भांप गए थे कि वो भारत की फौज का सामना नहीं कर पाएंगे। वो बार बार इस्लामाबाद को आगाह कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने फौजियों की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। इस्लामाबाद से नियाजी को कोई भी संदेश नहीं मिल रहा था। 12 दिसंबर को नियाजी ने जनरल याह्या खान को एक अर्जेंट मैसेज भेजा, लेकिन नियाजी इंतजार करते रह गए और कोई जवाब नहीं आया। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की पूरी किलेबंदी ध्वस्त हो चुकी थी। भारतीय फौज ढाका की दहलीज पर खड़ी थी, जो कभी भी उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच सकती थी। जनरल नियाजी ने फौज की वर्दी में लड़ते हुए शहादत का पाठ सीखा था, दुश्मन के सामने सरेंडर का नहीं। जनरल नियाजी के मन में उठते हर तूफान को मानेकशॉ अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने पहले से ही सरेंडर का ड्राफ्ट तैयार कर रखा था। मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने मिस्टर हक्सल जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी, उनको भी दिखाया था। मिस्टर के.बी. लाल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको भी दिखाया था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया, उस वक्त मैंने ये सरेंडर डॉक्यूमेंट टेलीफोन पे ईस्टर्न आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को डिक्टेट किया। तो मैंने कहा, ये 4 कॉपी बनाओ इसकी। 1 कॉपी नियाजी को देना, 1 जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। 1 सरकार को दूंगा और 1 मेरे दफ्तर में रहेगा। मानेकशॉ ने 15 दिसंबर की शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक ढाका पर वायुसेना का हमला बंद करवा दिया। सैम ने भरोसा दिया था कि सरेंडर करने वाले सभी सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके साथ जिनेवा समझौते के मुताबिक युद्धबंदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। साथ ही सैम ने चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तानी फौज सरेंडर नहीं करती है तो और भीषण हमला होगा। मानेकशॉ ने मेजर जनरल JFR जैकब को फोन किया और तुरंत ढाका पहुंचने को कहा। तो हमने जनरल जैकब को, जो मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, उसको भेजा हमने हेलीकॉप्टर के ऊपर। फिर जब वो उधर पहुंचा तो मैंने उनको सिग्नल भेजा कि रिपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ माय चीफ ऑफ स्टाफ। तो उधर से सिग्नल आया कि ही इज हैविंग लंच विद अस, मैनी सलाम्स। मैं ये कह रहा हूँ ना, अच्छा अभी हैविंग लंच विद अस मैनी सलाम्स,
तो ये समझना कि मेरी बीवी को खतरा था, वो तो खतरे वाली बात नहीं थी। मेरे ख्याल में यकीन था कि वो बेचारा घबराया हुआ है, और वो देखिए वो इतने महीने से बैठा हुआ है बांग्लादेश, और उधर उसकी लड़ाई जो है वो हार चुका है, तो वो तो घर जाना चाहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। जनरल नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए ढाका हवाई अड्डे पर कार भेजी। जैकब को रास्ते में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने रोका भी, लेकिन भारतीय अफसर होने की तसल्ली के बाद ही जाने दिया। ढाका सेना मुख्यालय में मेजर जनरल जैकब की जनरल नियाजी से मुलाकात हुई। जैकब नियाजी को सरेंडर की शर्तें बताने लगे तो नियाजी की आंखें डबडबा गईं। उनके मुंह से अचानक निकला, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूं? पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल राव फरमान अली ने भी सरेंडर पर ऐतराज किया। जैकब फौजी नियाजी का दर्द समझ गए। उन्होंने तुरंत नियाजी को कोने में लेकर कहा कि अगर हथियार नहीं डाले तो वो उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर सरेंडर कर देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय फौज की होगी। सोचने के लिए 30 मिनट का समय देकर जैकब बाहर निकल गए। जैकब ये सोचकर परेशान थे कि अगर नियाजी ने सरेंडर से मना कर दिया तो क्या होगा। 30 मिनट के बाद जब जैकब नियाजी के कमरे में घुसे तो सरेंडर के कागजात टेबल पर ही पड़े थे। जैकब ने नियाजी से पूछा, क्या सरेंडर के लिए तैयार हैं? नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जैकब ने सरेंडर डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहा, आई टेक इट एज एक्सेप्टेड। बहुत भारी मन से जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए। उन्हें आज भी जैकल ऑफ बंगाल यानी बंगाल का सियार कहा जाता है। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। ढाका के उसी ऐतिहासिक रेस कोर्स मैदान में जहां से शेख मुजीबुर रहमान ने करीब 9 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान में तब भारतीय फौज के 3000 अफसर और जवान मौजूद थे, जिनके चेहरे खिले हुए थे। सरेंडर के लिए खड़े 28,000 पाकिस्तानी फौजियों की आंखें झुकी हुई थीं। उनके मन में शायद यही तूफान उठ रहा होगा कि वो जिंदा वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। सोलह दिसंबर 1971 दोपहर 2:30 बजे। ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। जय बांग्ला का नारा चारों ओर गूंज रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ रेस कोर्स मैदान में पहुंच चुके थे। दरअसल सरेंडर के लिए रेस कोर्स मैदान को चुनने की भी खास वजह थी। इस जगह का रहता है, एक था कि एयरपोर्ट पर कर लें, उधर हेलीकॉप्टर पे आएगा, उधर पर आके फिर हमने कहा ये गलत है, हम किसी पब्लिक जगह पर करेंगे। जैसे फोरमना रेस कोर्स जो है उधर वैसे मीटिंग वगैरह होती रहती थी, तो मैंने कहा हम का उसका सरेंडर उस जगह लेंगे ताकि तो लोगों को पता लगे कि लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रेस कोर्स मैदान में एक टेबल लगाई गई, जहां 2 कुर्सियां रखी गई थी। एक पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा बैठे और दूसरी कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। सरेंडर डॉक्यूमेंट पर पहले जनरल नियाजी ने दस्तखत किए और बाद में काउंटर दस्तखत जनरल अरोड़ा ने। नियाजी ने अपने कंधे पर लगे सितारे और पिस्टल उतारकर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा की ओर बढ़ा दिया। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर की है। तब ढाका में पाकिस्तानी फौज के करीब 26,000 से अधिक सिपाही मौजूद थे। वहीं भारतीय जवानों की संख्या करीब 3,000 के आसपास थी।
मुक्ति वाहिनी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज से बदला लेना चाहते थे। हालात बिगड़ने का डर था। ऐसे में भारतीय फौज ने सरेंडर के बावजूद पाकिस्तानी फौजियों से उनके हथियार वापस नहीं लिए। ढाका में सरेंडर की खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनरल सैम मानेकशॉ ने दी। मिसेस गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। पाकिस्तान के कुल 93,000 अफसर और जवानों ने सरेंडर कर दिया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर है। सरेंडर के वक्त ढाका के रेस कोर्स मैदान में भारतीय फौजियों की तुलना में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद 9 गुना से ज्यादा थी, लेकिन उनके हौसले पूरी तरह टूट चुके थे। ढाका में पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी थी, लेकिन जंग अब भी पूरी तरह रुकी नहीं थी। 17 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक ढाका एयरपोर्ट पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के परिवार वाले अब भी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थे। ऐसे में मुजीब के परिवार को बचाने की जिम्मेदारी दी गई 14 गार्ड्स के मेजर अशोक कुमार तारा को। 17 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी थी, लेकिन अभी भी बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान के परिवार का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस बीच भारतीय फौज को खबर मिली कि ढाका के धनमंडी इलाके में शेख परिवार को एक घर में नजरबंद किया गया है। पाकिस्तानी जवानों को वहां से निकलने से पहले ही शेख परिवार को जान से मारने का हुक्म था। शेख परिवार को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई 14 गार्ड्स के मेजर अशोक तारा को। तारीख सुबह जब मैं अपनी कंपनी के साथ ढाका एयरपोर्ट को पोजीशन लगवा रहा था तो काफ़ी लोग आए हुए थे। तो एक मुक्तिवाहिनी योद्धा वो ढाका एयरपोर्ट पे आया और उसने मेरे सीओ को बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली कैद में है और उसको किसी टाइम भी पाकिस्तानी मार देंगे। और वही बात मुझे बताई गई, आप जाइए इनके साथ और देखिए क्या प्रॉब्लम है। और मैंने भी सिर्फ 2 जवान लिए, गाड़ी दी और गाइड के साथ मैं धनमंडी की तरफ जहाँ वो कैद में थे वहाँ चल पड़ा। जब मैं तकरीबन 100 गज दूर था वो घर से, वहाँ बहुत भीड़ थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक दिया और बोला आप आगे मत जाइए, पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं और आपको भी मार देंगे। 2 जवानों के साथ शेख परिवार को बचाने गए मेजर अशोक तारा को आज भी अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तानी जवानों के सामने वो किस तरह बिना हथियारों के चले गए। और मैं आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया गेट की तरफ। तो उन्होंने अपने जो जवान थे, एक गेट पर था, 2 ऊपर बंकर के ऊपर थे, एक साइड के बंकर था, उसको लोड का हुक्म दे दिया। जब लोड हुक्म देने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर शायद डर पैदा करने के लिए दोबारा बोला कि देखिए गन लोड हो गई हैं और हम अभी किस टाइम भी आप पे फायर कर देंगे। जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैंने कहा आप मुझे फायर करके मार सकते हैं, लेकिन आपने सोचा कभी कि जितना आप डिले करेंगे पाकिस्तानी को मारने के लिए मुक्ति वाहिनी और भारतीय फौज आएगी, आपको बर्बाद कर देगी। मेजर अशोक तारा अभी पाकिस्तानी जवानों को समझा ही रहे थे कि अचानक आसमान में एक भारतीय हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी जवानों से कहा कि सरेंडर कर दीजिए, इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। अंदर बंद मुजीब परिवार शोर मचा रहा था। जैसे ही मेजर तारा कमरे में दाखिल हुए, मुजीब परिवार को लगा कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिल गई। तो मैंने जो घर का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले जो मिसेस शेख मुजीबुर रहमान थी वो निकली। उन्होंने मुझे गले में लगा लिया और बोले कि खुदा ने आपको हमें बचाने के लिए भेजा है, आप मेरे बेटे समान हो। इसी माफिक मैं उनके बाकी फैमिली को भी मिला। अभी ये जब कार्रवाई हो रही थी तो मुझे एक मिस्टर खोखा हैं जो बहुत उनके नज़दीक थे, उन्होंने बांग्लादेश का झंडा मुझे पकड़ाया और बोले कि आप छत के ऊपर जाके इसको लगा दो। मैंने वहाँ ऊपर जब पाकिस्तानी झंडा लगा था उसको उतारा, नीचे फेंक दिया
और बांग्लादेश का झंडा ऊपर लगा दिया। शायद मैं पहला आदमी था जो उनके घर के ऊपर बांग्लादेश का झंडा मैंने लगाया था। कमरे में आज के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना, उनकी मां बेगम रहमाना और परिवार के दूसरे सदस्य बंद थे। तब शेख हसीना 24 साल की थी। कुछ साल पहले शेख हसीना सरकार ने अशोक तारा को फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश सम्मान से नवाजा। जहां ढाका में सरेंडर हो रहा था, वहीं इस्लामाबाद में तख्तो ताज डोल रहे थे। 18 दिसंबर को एक सरकारी जहाज से भुट्टो को अमेरिका से इस्लामाबाद बुला लिया गया। एक साल पहले 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। चुनाव के नतीजे के मुताबिक मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जनरल याहिया खान ने उनका रास्ता रोक दिया। लोकतंत्र के खिलाफ एक तानाशाह की सोच ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आखिर में वो खुद इतना मजबूर हो गया कि सत्ता की बागडोर भुट्टो के हाथ में सौंपनी पड़ी। जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का राष्ट्रपति और सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। पाकिस्तान की हार ने पहली बार पाकिस्तान में फौज की ताकत को भी कम कर दिया। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। भारत ने अपना वादा पूरा किया। जंग के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिक और अफसर भारत में युद्धबंदी थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान के कई हिस्सों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। मजबूरन जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। बातचीत के लिए जगह चुनी गई शिमला। राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर के साथ शिमला पहुंचे। 28 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच कई राउंड की बातचीत हुई। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बातचीत फेल हो गई। भुट्टो किसी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहते थे। बेचैन जुल्फिकार अली भुट्टो आधी रात को इंदिरा गांधी के कमरे में गए और गुजारिश की कि भारत युद्ध में बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दे। बदले में इंदिरा ने शर्त रख दी कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान ले। भुट्टो इंदिरा को भरोसा देकर चले गए। दुनिया के सामने 2 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता सामने आया, उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। कश्मीर समेत सभी विवादों का समाधान आपसी बातचीत से होगा। आपसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। शिमला समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को रिहा कर दिया और जंग में जीती गई पाकिस्तान की 1-1 इंच जमीन वापस कर दी। हमने शिमला समझौते में क्या किया? 93,000 हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनके बड़े बड़े जनरल थे। हमें बार्गेन करना चाहिए था, कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए था इस लड़ाई का। इतने हमने लोग खोए, इतना मटेरियल खोया, इतना माली नुकसान उठाया, किसके लिए? और सिर्फ विश्वास पे मिसेस गांधी ने उनको जाने दिया। बांग्लादेश की आजादी के लिए मैदान जंग में अपना खून बहाने वाले फौजियों को 50 साल बाद लगता है कि शायद सरकार ने पाकिस्तान के साथ दरिया दिली दिखाकर अच्छा नहीं किया। एक मौका निकल गया, पर ऐसा मौका मेरा ये गुजारिश है अपने देश के लीडरों से, कभी भी न मत खोइए। पाकिस्तान की तो हमेशा ऐसा ही रहा है, वो जो वायदे करते हैं वो अपना कोई फ़ायदा उठाने के लिए, और जब फ़ायदा मिल गया वो वायदे से मुकर जाते हैं।
शिमला समझौते के 48 साल बाद भी पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। भुट्टो का रंग भी पाकिस्तान लौटने के बाद बदल गया। सरहद पार से लगातार भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को छोड़ दिया। भारतीय फौज उन इलाकों से भी पीछे हट गई जिस पर हमारे सैनिकों ने कब्जा किया था। लेकिन पिछले 5 दशकों में पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर लगातार जारी है। भारत को 1999 में करगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को अब भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर आज की तारीख में बांग्लादेश में भी कट्टरवादी ताकतें मजबूत हुई, लेकिन वहां लोकतंत्र की वापसी भी हो गई। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात 50 साल में भी नहीं सुधरे हैं। कभी सिंध तो कभी बलूचिस्तान आक्रोश की आग में दहकता रहता है। इस खास सीरीज में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।